हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च YSR जल कला स्कीम टू बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। किस राज्य ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए YSR जल कला योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में YSR जल कला योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की गई है ऐसे किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो कि प्रॉपर अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो बोरवेल होते हैं उनकी खुदाई नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। उसके अलावा जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं आसपास, तो इसलिए वो अपने खेतों की प्रॉपर सिंचाई नहीं करवा पाते हैं और उसके कारण प्रॉपर फसल नहीं होती है और उनके पास प्रॉपरली इनकम भी नहीं आती है इस कारण से। तो इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में कि जो भी नीडी फार्मर्स हैं, ज़रूरतमंद किसान हैं जिनको वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो सिंचाई नहीं करवा पा रहे हैं अपने खेतों में, तो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में उनके पास कुएं यानी बोरवेल की खुदाई कराई जाएगी और इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा फार्मर्स को, पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाएगी। और इस योजना से लगभग 3 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा और आने वाले 4 सालों तक इस स्कीम का जो खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है 2340 करोड़ रुपये। और इस योजना में जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि आने वाले 4 सालों में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा कुएं खोदे जाएंगे फार्मर्स के लिए ताकि वो प्रॉपरली सिंचाई कर सके अपने फसलों की। तो स्कीम आई है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी के, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 30 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ओके, थीम याद रखिएगा, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। और हर साल 30 सितंबर को ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है ताकि जो भी ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग भी हैं जो ट्रांसलेशन करते हैं लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए इम्पॉर्टेंट काम को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि किसी भी लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज। ओके, अगर कोई एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा प्रॉपरली तो 2 पर्सन या 2 कंट्रीज़ हैं तो उनके बीच में कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो इसलिए जो ट्रांसलेटर होते हैं तो 2 पार्टीज़ के बीच में वो ट्रांसलेशन करते हैं ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में एक दूसरे की भाषा अच्छे से समझ सकें और एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें। तो इसलिए जो भाषा है उसकी ट्रांसलेशन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा, ओके, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और 1991 से लेके अब लगातार हर साल मनाया जा रहा है 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो सितंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज थे अब कवर हो चुके हैं पूरी तरह, सितंबर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो एक फ़ाइनल बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट डेज है सितंबर के। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करते चलिएगा, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। उसके बाद 8 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे जिसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और उसके साथ ही हिमालयन डे, और हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके 10 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स।
उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, 15 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और उसके साथ इंजीनियर्स डे, 16 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे जिसकी थीम थी बम्बू नाउ। उसके साथ ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर और उसके साथ ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो कि इस साल पहली बार मनाया गया है। उसके बाद 19 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है और उसके साथ ही इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है ये भी। उसके बाद 21 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके साथ ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जिसकी थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। उसके बाद 22 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे जिसकी थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 23 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। उसके बाद 24 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है और इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। उसके बाद 25 को मनाया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ और उसके साथ ही अंत्योदय दिवस मनाया गया भारत में। 26 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जिसकी थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। उसके बाद 27 को मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके साथ ही 28 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड रेबीज़ डे जिसकी थीम थी इन रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट। उसके बाद 29 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे जिसकी थीम थी यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन और ये भी इस साल पहली बार मनाया गया है और इसके लिए थीम रखी गई थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानट। उसके बाद अब 30 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जिसकी थीम रखी गई है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो जितने भी डेज़ हैं कोशिश करिए इनको ऑर्डर वाइज याद रखिए और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं आपको ज़रूर मिले। तो आइए मूव करते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को UNDP की तरफ से SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया है UNDP की तरफ से जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्हें अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने, आपको पता ही है, लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने काफ़ी मदद की, मानवता के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, उनको अपने अपने घर भेजने के लिए बसेस का इंतज़ाम किया, ट्रेन का, इसके अलावा चार्टर्ड फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको परेशानी ना हो, अपने घर जा सकें वो। तो यही सब उन्होंने मानवतावादी कार्य किए मानवता की भलाई के लिए, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड का। इसके अलावा महाराष्ट्र में जब निसाग्रा साइक्लोन आया था उस टाइम पे भी इन्होंने, जो इनका होटल है मुंबई पे, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए, उनके स्टे करने के लिए अरेंजमेंट कराया था। उसके अलावा जो मुंबई का मेडिकल प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के रुकने के लिए भी वहाँ पे इंतजाम किया उन्होंने अपने होटल में। तो काफ़ी सारे इन्होंने काम किए हैं ह्यूमैनिटी के लिए, तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टॉक एक्सचेंज है साइंड MOU विथ येस बैंक टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। किस स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए येस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में BSE, BSE यानी जिसका पुराना नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो BSE ने एक MOU साइन किया है येस बैंक के साथ। तो जो भी भारत के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको एम्पावर करने के लिए MOU साइन किया गया है ये। तो इस MOU के तहत जो BSE है और येस बैंक है, तो ये एक तरह के जो भी नॉलेज वाले इवेंट्स होते हैं स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, तो उनके लिए नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। उसके अलावा जो SMEs हैं तो उनके जो भी एक्सपोर्ट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करेंगे। उसके अलावा जो येस बैंक है
तो ये जो भी SME हैं, वहाँ के जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो यस बैंक से जो जुड़े हुए हैं, जिनके अकाउंट है यस बैंक में, तो उनको अलग से फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा यस बैंक। तो जो यस बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ओके, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ CRIF हाई मार्क टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट। इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने CRIF हाई मार्क के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI ने CRIF हाई मार्क के साथ साझेदारी की है, और उस पार्टनरशिप के तहत इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, तो ये भारत की जो MSME है यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनकी एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत में। और जो CRIF है, CRIF हाई मार्क, ये एक लीडिंग इंडियन क्रेडिट ब्यूरो है। ओके, क्रेडिट ब्यूरो है। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप की है ताकि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्री स्पॉटलाइट, इस रिपोर्ट को जारी करें। और ये एक क्वार्टरली रिपोर्ट होगी, पूरी सीरीज़ होगी इस रिपोर्ट की, जो हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में पब्लिश की जाएगी। और इस रिपोर्ट में जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है भारत का, तो हर एडिशन में अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर से जो भी डेटा है और ट्रेंड्स हैं वहाँ के, उनको पब्लिश किया जाएगा। और जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश होने वाला है इस रिपोर्ट का, तो इसमें जो भारत का ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ओके, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनके बारे में उनका डेटा और उनकी एनालिसिस पब्लिश की जाएगी इस रिपोर्ट में। तो जो SIDBI है, इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1990 में। यहाँ के MD और चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल एट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो अभी हाल ही में ITBP, ओके, ITBP के जो डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल जी को जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी NSG, वहाँ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ओके, उसके अलावा जो PD वघेला जी हैं, ये अभी हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। जो K माधवन हैं, K माधवन हाल ही में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है यानी IBF, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और जो अतनु दास हैं, अतनु कुमार दास, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ओके, डायरेक्टर बने हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के AK सिंह जी, ओके, प्रेजेंट में अभी AK सिंह जी थे। तो ये अभी 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं, और 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं, तो इनका पद हो गया था खाली। तो इनके पद में अभी नई नियुक्ति की गई है। जो ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल, इन्हें नियुक्त किया गया है। उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 ड्यूरिंग IDEX इवेंट। IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक इवेंट हुआ था IDEX इवेंट, और इस इवेंट के दौरान उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। तो ये जो चैलेंज है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये लॉन्च किया गया है ऐसे स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए जो कि डिफेंस सेक्टर में अपनी इनोवेशन दिखाना चाहते हैं, और जो डिफेंस सेक्टर है उसको बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो जो IDEX है, IDEX का मतलब होता है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ओके, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के साथ ही IDEX फॉर फौजी इनिशिएटिव, और उसके साथ ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच गाइडलाइंस भी लॉन्च की गई इस इवेंट के द्वारा। तो जो डिस्क 4 है यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, तो इसके अंडर में 11 चैलेंजेस लॉन्च किए गए हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा, जिसमें कि जो भी स्टार्टअप हैं, इनोवेटर हैं, या जो भी MSMEs हैं, तो अपने वो वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज़ बता सकते हैं कि किस तरह से वो वहाँ पे योगदान दे सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से जो डिफेंस सेक्टर है अप्लाई कर सकता है अपने अंडर में। तो इसीलिए चैलेंज लॉन्च किया गया है।
तो जो 11 चैलेंजेस हैं वो हैं ऑटोनोमस अंडर वाटर स्वान ड्रोन्स, AI बेस्ड सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव एंड पर्सपेक्टिव मशीन मॉनिटरिंग, रिडक्शन ऑफ RCS ऑफ नेवल वॉरशिप्स, सुपर रिजोल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग स्पेशियल रिजोल्यूशन, कंप्यूटर जनरेटेड टारगेट्स फॉर वर्चुअल ट्रेनिंग, टारगेट डिटेक्शन इन चैफ एनवायरनमेंट, रिमोट रियल टाइम इन फ्लाइट हेल्थ मॉनिटरिंग इन एयर क्रू, MF-TDMA बेस्ड वाइड बैंड सैटकॉम मॉडेम, प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी, फोलिएज पेनिट्रेशन रडार। तो ये 11 चैलेंजेस लॉन्च किए गए हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा, और इन्हीं 11 चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं या MSMEs हैं। और ये जो IDX-4 फौजी है ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के जवानों के लिए। इस इवेंट में जो भारतीय सेना के जवान हैं सिर्फ वहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे वो अपना जो भी उनका इनोवेशन है, उनके आइडियाज़ हैं, ओके, तो वो सब चीज़ डिस्कस कर सकते हैं इस इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू सेटअप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन स्कूल। स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो वडोदरा, ओके, गुजरात का वडोदरा ज़िला बना है भारत का पहला ज़िला जहाँ पे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो रेन वाटर हैं उसके हार्वेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वडोदरा के लगभग 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें सेटअप किया गया है सक्सेसफुली। इस कारण से वडोदरा बन गया है भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये सुविधा प्रदान की गई है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो लागत है वो लगभग 6 करोड़ रुपए थी, जिसमें से कुछ पब्लिक के द्वारा इकट्ठा किया गया और कुछ वहाँ पे जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उन्होंने दिया। और इस प्रोजेक्ट से लगभग 10 करोड़ लीटर ऑफ वाटर, यानी हर साल लगभग जो बारिश से पानी आता है तो 10 करोड़ लीटर पानी जो है उसे वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। और ये पानी यूज़ किया जाएगा जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के कैंपसेस में ये पानी को स्टोर किया जाएगा और इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाएगा इन प्रोजेक्ट के द्वारा कलेक्ट करके। तो वडोदरा है गुजरात में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बैग द यूनेस्को अवार्ड इन रेजिलियंस कैटेगरी। इस शहर को लचीलता श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार मिला है। तो अभी हाल ही में सूरत, ओके, सूरत को मिला है रेजिलियंस कैटेगरी में यूनेस्को अवार्ड, और ये भारत का इकलौता शहर है सूरत जिसे यूनेस्को द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो सूरत को दिया गया है ये अवार्ड नेटेक्सप्लो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड रेजिलियंस कैटेगरी में, और ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को और नेटेक्सप्लो के साथ मिलके। तो जो नेटेक्सप्लो है ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेटरी है जो भी सोसाइटी है और बिजनेस है। तो सोसाइटी और बिजनेस में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में स्टडी करती है। और ये 2011 से लगातार यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप में है और यही नेटेक्सप्लो और यूनेस्को मिलकर ये अवार्ड देते हैं। इसका नाम है नेटेक्सप्लो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड। तो पूरे विश्व भर में लगभग 10 शहर ऐसे हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है और भारत की तरफ से ये अवार्ड मिला है सूरत को, ओके। और सूरत के अलावा जो बाकी की सिटीज़ हैं वो हैं मेडलिन, एस्पू, डाकर, सेंटियागो, वियना, ऑस्टिन, टैलिन एंड शेंजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड स्लम अपग्रेडेशन एंड डीलिस्टिंग इनिशिएटिव अंडर जागा मिशन। इस राज्य ने जागा मिशन के तहत स्लम अपग्रेडेशन और डीलिस्टिंग पहल शुरू की है। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जागा मिशन के तहत स्लम अपग्रेडेशन और डीलिस्टिंग पहल शुरू की है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है ये स्लम अपग्रेडेशन और डीलिस्टिंग इनिशिएटिव, ताकि जो उड़ीसा है इसे स्लम फ्री बनाया जा सके आने वाले 3 सालों में, ओके। स्लम यानी जो झुग्गी बस्तियां होती हैं तो उनसे मुक्त करना चाहते हैं ये उड़ीसा को। तो आने वाले 3 सालों में ये स्लम फ्री बनाना चाहते हैं उड़ीसा को, और इसीलिए ये स्लम अपग्रेडेशन और डीलिस्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो जो भी स्लम्स हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, इनको एक मॉडल कॉलोनीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। और यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं लगभग 18 लाख स्लम्स हैं ऐसे उड़ीसा में। तो इनको मॉडल कॉलोनीज़ में डेवलप किया जाएगा और इनको प्रॉपर तरीके से पीने के लिए पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी, अच्छी रोड बनाई जाएगी इनके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिटी स्पेस और उसके अलावा रिक्रिएशनल एरियाज़।
तो जैसा भी मॉडर्न कॉलोनीज़ में आपने देखा होगा जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो उड़ीसा सरकार जो स्लम हैं वहाँ के, उनको भी मॉडर्न कॉलोनीज़ में चेंज करना चाह रही है और वहीं सारी सुविधाएं उन्हें भी प्रदान की जाएंगी। तो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, दूसरे उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और तीसरा उड़ीसा की कैपिटल जो कि है भुवनेश्वर। तो आइए मूव करते हैं अब आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। नागालैंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पोर्टल फॉर लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स। तो जो प्रवासी श्रमिक हैं तो उनके लिए नागालैंड सरकार ने आजीविका सृजन कार्यक्रम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु अपॉइंटेड आमिर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेदांतु, तो उन्होंने अभी हाल ही में आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि आमिर खान को जो सीएट टायर्स आते हैं, ओके, तो सीएट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है आमिर खान को। नेक्स्ट है असम्स फर्स्ट एंड ओनली चीफ मिनिस्टर सैयदा अनवरा तैमूर पास्ड अवे रिसेंटली एट 83। तो असम की पहली और एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री हैं सैयदा अनवरा तैमूर, हाल ही में उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लास्ट है उषा मंगेशकर ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ सॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस फॉर द 6th टर्म। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने 6वीं बार शपथ ली है। इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं 6वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।